हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के अंदर। न्यूज टाइम और एसजीएस के साइमल ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है दर्शक मित्रों। दर्शकों, रोजी रोटी के अंदर हर सोमवार को चर्चा करते हैं रसोई घर की, आपके खर्चों की, आपकी घर की अर्थव्यवस्था की। और घर की अर्थव्यवस्था पे कितना फर्क पड़ा है पिछले 1-2 हफ्तों में, इतना ज्यादा फर्क फर्क पड़ गया कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन इन्हीं विषयों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा होते हैं हमारे अर्थशास्त्री मित्र श्री नयन पारिक। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच अपने दिनेश जी। कैसी है बिजी और तबीयत अब आपकी? तबीयत अच्छी है, थोड़ी सुधर रही है और जी आपकी जी दुआएं हैं, जी दर्शक जी मित्रों जी। की भी दुआएं हैं। और हमारी सबकी दुआएं हैं और दर्शकों, आप बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, आपकी दुआएँ रहेंगी तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। हमेशा की तरह जी सोमवार को चर्चा का विषय आपको पता है, दर्शक मित्रों, आप और आपके घर की रसोई रहती है। महँगाई की मार बढ़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे पेट्रोल डीज़ल के भाव हों, खाने के तेल के भाव हों, सब्जियों के भाव हों, नींबू के भाव हों, आजकल बड़ी चर्चा है। मैंने कभी भारत की महँगाई में नींबू की महँगाई की चर्चा नहीं सुनी थी, वो भी सुनने को मिल गई। आलू, प्याज़, टमाटर तो थे, सब्जियाँ थी, लेकिन नींबू स्टार बन जाएगा। और खास तौर से लेमन जूस पीना हो तो सोचना पड़ता है कि पीऊँ या ना पीऊँ। खैर, साथ में भारत का एक महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ से कुछ नई खिड़कियाँ, नए दरवाजे खुले हैं और अप्रैल के अंदर शायद अर्ली इंडिकेशंस हैं कि एलआईसी का मेगा आईपीओ आ सकता है। खैर, मुझे लगता है कि नयन भाई आपने लेमन जूस पीना नहीं छोड़ा होगा और नींबू की महँगाई ने आपको अहमदाबाद में शायद उतना त्रस्त ना किया हो, जितना बाकी भारत में और मुझे मुंबई में त्रस्त किया है। महँगाई पर चर्चा बहुत है और बहुत सारे चैनल्स इस समय ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी महँगाई के ऊपर चर्चा करने वालों की बाढ़ आ गई है। एलपीजी हो, पीएनजी हो, सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीज़ल हो, उनके जो कास्केडिंग इफ़ेक्ट हैं, अब महसूस होने शुरू हो गए हैं। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं। सरकार को ज़रूरत है इस टाइम कहीं न कहीं राहत देने की। नयन भाई, आपके विचार? आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट नींबू के जो दाम बढ़े हैं तो अहमदाबाद में इसलिए ज़्यादा असर है कि अहमदाबाद में तो गर्मी अभी 43 डिग्री पहुंच गई थी, जो पिछले 10 साल में अप्रैल में जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है वो हम लोगों ने सैटरडे संडे को महसूस किया था। तो यहाँ तो नींबू की ज़रूरत भी ज़्यादा है और दाम तो बिल्कुल आपकी तरह ही है ज़्यादा। बॉम्बे में जैसे है वैसे ही यहाँ है। तो हमारे यहाँ भी अखबारों में ये सुर्खियों में है कि भाई आदमी अभी अपने गर्मी में शीतलता के लिए थोड़ा सा नींबू पी लेता था पानी, और वो डिहाइड्रेशन के लिए भी काम आता था। पर अब की सिचुएशन में वो भी करना मुश्किल है। और मेरे ख्याल से जो आपने कहा वैसे इन्फ्लेशन में अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी आरबीआई की, उसमें एक संभावना पे सब लोग सोच रहे थे कि शायद इंटरेस्ट रेट में कुछ बदलाव इसलिए आएंगे कि इन्फ्लेशन को आरबीआई को कंट्रोल करना है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन का कंट्रोल करने का ज़्यादा महत्व है या जीडीपी ग्रोथ का ज़्यादा महत्व है। तो ये दोनों की असमंजस में अभी जो फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें तो व्यू ले ही लिया है आरबीआई ने कि भाई हमारे लिए अभी ग्रोथ जो वाला फोकस है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग ब्याज में कुछ भी फर्क नहीं कर रहे हैं। एंड उसके साथ जो इन्फ्लेशन का मेरे ख्याल से मार है वो सबको लग रही है। और मैं समझ रहा हूँ कि अगले एमपीसी के या अगले क्वार्टर में कहीं ना कहीं जाके इंटरेस्ट को थोड़ा सा ट्वीक किया जाएगा ताकि इन्फ्लेशन काबू में हो, क्योंकि कोविड का एक दूसरा वेरिएंट भी मेरे ख्याल से बॉम्बे से अहमदाबाद पहुंच गया है। और उसके चलते चलते फिर अभी ये युद्ध जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक यही है कि जो क्रूड का भाव है वो कहीं $100 से नीचे थोड़ा सा गया है, पर ऊपर आ जाता है, नीचे जाता है, ये वो, तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं एक राहत मिलती है। पर पिछले थोड़े टाइम में हम लोगों ने ₹10 तो पेट्रोल डीजल में बढ़ता हुआ देखा ही है अहमदाबाद में। आई एम श्योर बॉम्बे में भी वही होगा। तो ज़्यादा ये ज़्यादा सब है। की हाँ बिल्कुल, एलपीजी सिलेंडर का 1,000 रुपया होते हुए हम सबने देखा है। तो ये सब जो है वो एक जन साधारण की लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा असर करते हैं। और स्पेशली जो हमारे गरीब लोग हैं जो वैसे ही थोड़े से त्रस्त है, उनके लिए मेरे ख्याल से एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन का सामना करने की नौबत है। और अभी
इमीडिएट फ्यूचर में वो कोई ज़्यादा बदलती नज़र नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमारे सब जो दर्शक हैं उनको तैयार रहना है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मैं विवेचना मैंने अपनी कर दी थी, लेकिन तो भी ऑस्ट्रेलिया जी, के जी। साथ जो एफटी हुआ है, उसके ऊपर छोटी-सी टिप्पणी आपसे लूँगा मैं बस। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही आपने सही मुद्दा छेड़ा है और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अभी जो चाइना का स्थान है और चाइना के और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशनशिप में सैंक्शंस वगैरह बाकी जो आ रही है, उसके कारण ये एफटीए के द्वारा हम लोग चाइना को इन अ वे रिप्लेस कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। और जी, ऑस्ट्रेलिया में अभी हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो ऑस्ट्रेलिया की फेवर में है और कोल हम लोग बड़ी मात्रा में वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। तो उस पे जो 2.5% इम्पोर्ट ड्यूटी है वो अब इसके कारण निकल जाएगी, क्योंकि एफटीए में वी वुड हैव ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जी। एंड उसके कारण मेरे ख्याल से हम लोगों को कोयला एक अच्छे दाम पे मिल जाएगा। और ऑस्ट्रेलियन कोयला एनीवे इम्पोर्टेंट है हमारी एनर्जी स्कीम में। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से और हमारे जो एसएमई के मित्र है जो वहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी ये द्वार खुल जाएंगे और चाइना को हम लोग थोड़े तरीके से ऑस्ट्रेलिया में रिप्लेस कर पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि इसके द्वारा फाइनली तो हम लोगों को अमेरिका का एफटीए करना है, पर ये सब जो स्टेप्स है वो दे आर इन द राइट डायरेक्शन। यूएई के साथ हम लोग करके बैठे हैं, इनके साथ कर दिया है, तो इससे मेरे ख्याल से हमारे जो एक्सपोर्ट को बड़ा फायदा होगा। एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है उसमें जो ऑस्ट्रेलिया का एफटीए का थोड़े से मैंने पॉइंट्स देखे हैं, एक निकल कर आ रहा है पॉइंट कि शायद वहाँ पे इंडियंस के जो वर्क वीज़ा की जो अवधि है उसको बढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर भी एक एग्रीमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है कि इंडियन वर्क फोर्स के लिए, स्किल्ड वर्क फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा बून हो सकता है और ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। मैं बहुत डिटेल में अभी उसमें नहीं गया हूँ, लेकिन जो उसके कुछ खास-खास पॉइंट्स हैं वो निकल के आए। उसमें एक पॉइंट ये भी था, तो मुझे लगता है कि भारत से जो लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी शायद एक दरवाज़ा, एक खिड़की और खुल रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल अ, आपकी बात सही है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो हमारे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं उनके लिए भी फिर वहां रुकना और थोड़ा सा अपने आप को इमिग्रेट करना, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आर गुड ऑप्शंस। और वहां मेरे ख्याल से हमारे जो जो बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं उनकी मंशा ये रहती है कि कुछ एक सालों में उनको वर्क के द्वारा बाकी की सब व्यवस्था के द्वारा वहां रहने का मौका मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तीसरा टॉपिक है अर्ली इंडिकेशंस आ गए हैं और वो ये है कि एलआईसी का आईपीओ शायद अप्रैल के अंदर मार्केट को हिट करने जा रहा है। शायद भारत का सबसे बड़ा, सबसे मेगा 70 एमएम स्क्रीन के ऊपर, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है और भारत की हिस्ट्री में शायद अपने आप में एक वन ऑफ द बिगेस्ट जिसको आप कहेंगे, आप तो स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े विद्वान हैं नयन भाई, तो ये एलआईसी तो लगता है अब आ रहा है अप्रैल के अंदर। बिल्कुल, आई थिंक उसका जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो फाइल किया था एलआईसी ने सेबी में, उसमें उनके पास मई 12 तक की अवधि है और तभी उनको कोई रिवाइज फाइल नहीं करना पड़ेगा अपना प्रोस्पेक्टस। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये माहौल है, हम लोग कहीं अप्रैल के आसपास है। मेरे ख्याल से मई 12 के पहले तो पक्का ही हो जाएगा। आपका जैसे कहना है शायद हो जाए, अप्रैल में भी हो जाए। और जी, पिछली बार उन्होंने पोस्टपोन किया था क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चला, पर इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हमने हमारे पिछले एपिसोड में भी देखा था कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट हैव डन वेल। पूरे साल में भी कहीं 20% का ग्रोथ उन्होंने करा है, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत कम स्टॉक मार्केट इतना रिटर्न ये सब चैलेंजेस के बाद भी दे पाए हैं। तो इसीलिए वो जो इनिशियल हेजिटेशन था कि भाई ये वॉर के कारण हम लोगों को थोड़ा सा इसको पोस्टपोन करना पड़े, मेरे ख्याल से वो अब मार्केट काफी हद तक सेटल हो गया है। हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निकले हैं उसको भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने काफी हद तक रिप्लेस कर लिया है। तो मेरे ख्याल से डेक्स आर क्लियर और कहीं ये 60-70 करोड़ का जो लाख करोड़ का जो इशू है, मेरे ख्याल से वो अब आने के या तो अप्रैल में आपने जैसे कहा, ज्यादा से ज्यादा मई के फर्स्ट मई में वीक में मई मई पूरा मई में आने भी की शायद आ संभावना जाए, है। अप्रैल और के मैं एंड मई समझ के रहा हूँ कि हम शुरुआत लोग में। अपने अप्रैल के एंड में आ सकता है, मई 12 जी, तक कभी भी आए तो दे वुड हैव टू गो फॉर अ रिवाइज जी, फाइलिंग। जी, जी, तो जी, जी। तो काफ़ी बड़ा मौका होगा लोगों के लिए भी खरीदने का। हाँ, जाते-जाते एक बहुत बुरी खबर है। आज के कुछ दैनिक समाचार पत्रों में विस्तार से खबर आई है इकोनॉमिक पेपर में, डायमंड के बारे में। इंडिया डायमंड, कट एंड पॉलिश डायमंड जो कि सूरत में, भावनगर में और भारत के कुछ मुंबई के अंदर भी कुछ और शहरों में भारी मात्रा में कटिंग होती है, उनकी पॉलिशिंग होती है और करीब-करीब 10 लाख लोग उसमें काम करते हैं। आज के शायद एक बड़े इकोनॉमिक पेपर में, पिंक पेपर में उसकी खबर है, मैंने पूरी पढ़ी है। बुरी खबर ये है कि अ,
उनके वर्क आवर्स कट कर दिए गए हैं, 12 घंटे से 8 घंटे कर दिए गए हैं, सैटरडे संडे छुट्टी दे दी गई है। उसका रीजन ये है कि रफ डायमंड का बहुत बड़ा हिस्सा एक रशियन कंपनी से आता है जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए हैं। शायद एरोजा कंपनी उसका नाम है या एरोजा कहा है, जहां से सारे डायमंड्स रफ डायमंड इंडिया को रूट होते हैं। और अमेरिका ने कट एंड पॉलिश डायमंड जो एरोसा से निकल के आ रहे हैं उसके ऊपर अमेरिका के अंदर बैन लगा दिया है। उसके कारण से भारत की डायमंड इंडस्ट्री पूरी की पूरी एकदम से 10 दिन के अंदर डामाडोल हो गई है। हालात इस तरह खराब हो गए हैं कि कई एम्प्लॉइज को कहा जाए कि आप नौकरी छोड़कर जा सकते हैं, कम कर रहे हैं। ये खबरें आज की सूरत से निकल कर आई हैं। डिस्टर्बिंग है क्योंकि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। इस साल हमारा 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, उसमें 20 बिलियन डॉलर सिर्फ डायमंड का है और उसकी भी सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है। और अमेरिका की ओर से अगर कट एंड पॉलिश डायमंड के ऊपर सैंक्शंस लग गई हैं तो मुझे लगता है कि भारत की इंडस्ट्री के ऊपर, डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर सबसे पहला असर जो देखने को आया है, मेजर इंपैक्ट, वो सैंक्शंस का डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर आया है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कोई भी अमेरिका की कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और कंट्री से भी रूट करना चाहेंगे उसको और उसका ओरिजिन प्लेस अगर वो रशियन रफ डायमंड्स हैं, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर पेनल्टी आएगी। तो ये यहां पर लोग डरे हुए हैं इस टाइम सूरत के अंदर, भावनगर में, मुंबई में। और वो इस मामले में शायद हो सकता है कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। कोई कमेंट इसके ऊपर करना चाहेंगे नयन भाई आखिरी 1 मिनट में? बिल्कुल, इनफैक्ट सूरत तो हमारा पूरा शहर जो है वो डायमंड पे और टेक्सटाइल पे निर्भर है और डायमंड तो उससे भी ज्यादा। तो इसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जो 10 में से 9 डायमंड प्रोसेसिंग होता है वो सूरत में होता है। तो इसीलिए जो ये स्टेप है वो मेरे ख्याल से सूरत की इकोनॉमी को और गुजरात की इकोनॉमी को तो असरग्रस्त कर लेगा और सूरत को तो खास कर लेगा। बिल्कुल, और ये चिंता की बात है। इसके ऊपर हम विस्तार से आने वाले जो हमारे एपिसोड्स होंगे उसके अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि नयन भाई की कुछ बाध्यताएं हैं, एकदम उन्हें दूसरे शो के अंदर अभी जाना है, तो मैं उनको रोकूंगा नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा विदा और उनका करूंगा शुक्रिया अदा कि वो हमारे साथ आए और उन्होंने कीमती वक्त निकाला। रोजी रोटी में अगले सोमवार को फिर मिलेंगे नयन भाई के साथ, और जो टेक्निकल व्यवधान पड़े हैं, टेक्निकल हमें जो दिक्कतें आई हैं, उसके लिए हम आपसे आज क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।